कुमार टेक क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं ब्रजेश एक बार फिर से आपके लिए एसएससी जेईई के लिए कुछ मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा और आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा। और इस क्वेश्चन के पीडीएफ का लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम पहले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, A 2 centimeter coil has 10 turns and carry a current of 750 milliampere. The magnetizing force of the coil. मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है मेरा? हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को H से डिनोट करते हैं। ठीक है, H ये हुआ मेरा मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? इसको करने के लिए NI/L होता है। ठीक है, हमको n गिवन है, नंबर ऑफ टर्न कितना है 10 है, और हमको I कितना दिया हुआ है 750 10⁻³ डिवाइडेड बाय L। 2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻²। ये इसके साथ और इसके साथ कैंसिल, तो पावर कितना बचा? इस पर 10⁻⁻1 बचा। ठीक है, तब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया? इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 हो गया, और माइनस पावर था ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, तो कितना हुआ 5 × 75। तो ये कितना हो गया मेरा 375 एम्पियर टर्न पर मीटर। ये हुआ मेरा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है द एवरेज पावर डिलीवर्ड टू इम्पीडेंस 4-j3 ओम। ये ओम दिया हुआ, ठीक है, ओम है। वाई ए करेंट 5 cos 10πt प्लस ये एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री। ठीक है, तो लेकिन एंगल का हमको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो एवरेज पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो ये मेरा करंट दिया हुआ है, करंट का निकालने के लिए I² R के टर्म में निकाल सकते हैं एवरेज पावर। ठीक है, तो ये मेरा I कितना दिया हुआ है, तो ये जो पावर आएगा I का वैल्यू हमको RMS लेना होगा। तो ये 5 क्या है मेरा पे मैक्सिमम दिया हुआ है, तो 5 क्या करेंगे √2। 5/√2 करने के बाद उसका होल स्क्वायर R का वैल्यू कितना हुआ? ये मेरा 4 है R का, और ये वैल्यू है 3 क्या है X का वैल्यू है। ठीक है, तो हम 4 का यूज करेंगे क्योंकि हमको एवरेज वैल्यू निकालना है। एवरेज वैल्यू जो होता है मेरा ये रियल वैल्यू होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको R का वैल्यू 4 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2 × 4। तो ये कितना हुआ 2 हुआ 25 50 वाट हुआ। ठीक है, 50 वाट इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे 50 वाट होगा। ठीक है, ऑप्शन में से कोई नहीं है, लेकिन ये आंसर इसका 50 वाट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए हम। विच वोल्टमीटर हैज़ द लीस्ट पावर कंज्यूमशन? इंडक्शन टाइप, हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ये जो होता है लीस्ट पावर कंज्यूमशन के लिए मेरा यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये AC और DC दोनों पे काम करता है, AC और DC दोनों पे काम करता है। और ये लो वोल्ट मीटर और हाई वोल्ट मतलब लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज दोनों को मेजर करने में यूज़ किया जाता है, और इससे पावर भी मेजर किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इंडक्शन जो टाइप है वो AC पे ही काम करता है। ठीक है, और ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो है वो AC DC दोनों पे काम करता है। और ये जो होता है ये मेरा करंट के टर्म में मेजर करता है, क्योंकि I² R के टर्म में ये मेजर करता है। ठीक है, I² के टर्म में क्या हुआ, जिस हिसाब से मेरा करंट का वैल्यू चेंज होगा उस हिसाब से, मतलब कि I² R हीट के टर्म में H = I² RT के टर्म हीट के टर्म में इसका आउटपुट देगा। हॉट है तो नाम से ही लग रहा है हमको। ठीक है, तो इससे चलते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप। ये भी है जो कि मेरा AC और DC दोनों पे काम करता है, AC और DC दोनों पे काम करता है। ठीक है, चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन को लेके। ठीक है, वाट मीटर वाज कंपनसेटेड फॉर द एरर ड्यू टू इंडक्टेंस। अब वाट मीटर में क्या हुआ, वाट मीटर में 2 कॉइल होता है, ये मेरा होता है करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल। और वाट मीटर का कंडीशन है कि वोल्टेज कॉइल को फुली रेसिस्टिव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एरर कब आ जाता है, जब उसमें इंडक्टेंस थोड़ा सा हो जाता है। तो उसको एलिमिनेट हमको कैसे करना है, उसको एलिमिनेट कर, ये मेरा वाट मीटर हो गया, ये मेरा करंट कॉइल हो गया, और ये मेरा वोल्टेज कॉइल हो गया।
VC वोल्टेज कॉइल हुआ। वोल्टेज में अगर ये पूरा रेसिस्टिव होना चाहिए, ठीक है, रेसिस्टिव, और इसके साथ ये लोड लगा हुआ, ठीक है, लोड लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे इसको, अब इसको करने के लिए हमको क्या करेंगे, ये अगर इंडक्टेंस है तो इंडक्टेंस के रिस्पेक्ट जितना इंडक्टेंस है उसके पैरेलल में हमको क्या करेंगे, कैपेसिटर लगा देंगे, जो एलिमिनेट करेगा क्या, इसका इंडक्टिव वैल्यू को एलिमिनेट करेगा और ये इसको क्या करेगा, रेसिस्टिव के फॉर्म में तोड़ेगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, यूजिंग ए पैरेलल कैपेसिटर। यूजिंग ए पैरेलल कैपेसिटर का यूज करके, ठीक है, आगे चलते हैं। ए डायनोमीटर टाइप वाटमीटर इज कनेक्टेड टू AC सर्किट, द पावर इंडिकेटेड बाय द वाटमीटर। डायनोमीटर टाइप वाटमीटर में मेरा क्या पावर मेजर करता है, जो वाटमीटर करता है मेरा एवरेज पावर मेजर करता है, जो मेरा ये पावर होता है P = VI cos phi, ठीक है, VI cos phi। तो एवरेज पावर बोल सकते हैं आप इसको, रियल पावर भी बोल सकते हैं, और क्या, और ये थ्री फेज के लिए क्या करते हैं, √3 कर सकते हैं, √3 × VI cos phi। V और I जो हो जाएगा दोनों लाइन वोल्टेज होगा, लाइन वोल्टेज और करंट होगा, ठीक है। तब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर टेम्परेचर अप टू 500 डिग्री C। जो मेरा मटेरियल यूज किया जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, एम्पायर क्लॉथ, पेपर ऑयल्ड, माइका, पॉलीथीन, ठीक है। इसमें जो मेरा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है जो मेरा, वो माइका होगा, क्योंकि माइका का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है और इसका टेम्परेचर जो सस्टेन कर पाता है वो 500 डिग्री C तक का सस्टेन कर लेता है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया इसका माइका, ठीक है। हम आगे चलते हैं। विच आई रूल अवेयर यूज अबाउट प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स। मेरा कौन आई रूल 36, आई रूल 43, आई रूल 49। प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट के लिए जो मेरा यूज किया जाता है वो मेरा यूज किया जाता है आई रूल 43, ठीक है, 43 यूज किया जाता है। इसके अलावा 36 और 49 मेरा क्या कहता है, 36 कहता है क्या है, हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स एंड एपरेटस। जो हम उसको कैसे रखते हैं, सप्लाई लाइन्स को और एपरेटस को कैसे हम रखते हैं, ठीक है, हैंडलिंग ऑफ एपरेटस एंड सप्लाई लाइन्स, ठीक है, एंड सप्लाई लाइन्स, ठीक है। अब 49 में क्या है, लीकेज ऑन कंज्यूमर प्रोमिसेज, मतलब क्या, कंज्यूमर से जो प्रोमिस करता है उस पर क्या लीकेज होता है, मतलब तो प्रोमिस करता है उसके बाद को क्या नहीं माना, ये सब इसके बारे में 49 के बारे में है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी स्प्लिट अप टू 2 रोटेटिंग फील्ड ऑफ हाफ इट्स मैग्नीट्यूड and traveling in opposite direction at synchronous speed, the principle associated with above statement, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ, सिंगल फेज। ये होता है कब, ये मेरा सिंगल फेज में काम होता है, ठीक है। सिंगल फेज में क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसका डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड एक तो क्लॉकवाइज और एक तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब 2 डायरेक्शन में मूव करने लगता है, ठीक है, अब सेम मैग्नीट्यूड का। तो उस कंडीशन में जो ये नियम दिया गया वो ये दिया गया फेरिस प्रिंसिपल के द्वारा, ठीक है। फेरिस प्रिंसिपल के द्वारा ये नियम दिया गया, ठीक है, कि अपोजिट घूमने लगता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कूलम्स लॉ क्या है। कूलम्स लॉ है कि मेरा अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल है उसके बीच हम फोर्स के बारे में, इसके बारे में जानते हैं। के हुआ मेरा कांस्टेंट टर्म Q1, ये चार्ज पार्टिकल Q1, ये Q2, Q1 × Q2/r², ये इसके बीच के दूरी का डिस्टेंस का स्क्वायर है, ठीक है, बटा में। और फेराडे लॉ ऑफ इंडक्शन जो है मेरा आता है, ये मोटर इस सब में आता है, ठीक है। ये तो अक्सर जानते ही हैं कि उसमें फ्लक्स चेंजिंग के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड में उस डेवलप होता है, ठीक है। ये मैक्सवेल लॉ हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, ठीक है, इससे रिलेटेड करता है, ठीक है। चलते हैं आगे। विच फ्रैक्शनल पिच विल एलिमिनेट द 7th हार्मोनिक फ्रॉम द वोल्टेज वेवफॉर्म ऑफ अल्टरनेटर, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, 1/7 हार्मोनिक आया। 1/7 हार्मोनिक को घटाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको फ्रैक्शनल पिच, कुछ पिच हटाना पड़ता है। तो उसमें से अगर मेरा कुछ ये क्या हुआ, कुछ स्लॉट है, ठीक है, स्लॉट को हम जैसे ये यहाँ से लिए और ये पूरा स्लॉट है, ठीक है। हमको यहाँ से ये फुल पिच हो गया, ठीक है, फुल पिच हो गया पूरा। और हम इसको क्या करेंगे, इसको कम लेने के लिए हम इसको यहाँ से
मतलब इसको फ्रैक्शनल लेने के लिए थोड़ा सा कम लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कम लेने के कारण क्या होता है, मेरा हार्मोनिक्स भी सही हो जाता है, हार्मोनिक्स रिड्यूस्ड कर जाता है, और उसके बाद होता क्या है, मेरा वेव फॉर्म भी उसका सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, उसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो थोड़ा सा डाउन करता है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेवन्थ हार्मोनिक एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे वन फुल पिच है, ठीक है, वन फुल पिच है, और सेवन्थ हार्मोनिक एलिमिनेट करना है, तो 1/7 को हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए, ठीक है। 1/7 को अगर हम माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा, 1/7 को हम माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा, इससे माइनस करेंगे कितना, 6/7। तो ये मेरा आंसर क्या आ गया, 6/7, ठीक है। इस कंडीशन में जितना एलिमिनेट करना होगा उसको हम घटा देंगे, ठीक है। ये मेरा सेवन्थ हार्मोनिक जो ऑपरेट होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम इसको 6/7 घटा दिया करते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। हंटिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर टेक्स प्लेस, सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग कब आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन है क्या, व्हेन सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएट, व्हेन लोड वेरीज, व्हेन पावर फैक्टर इज यूनिटी, मोटर इज अंडर लोडेड। इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, जब मेरा सिंक्रोनस मोटर में वोल्टेज मेरा फ्लक्चुएट करेगा तो मेरा सिंक्रोनस मोटर कांस्टेंट स्पीड पे ही घूमते रहेगा, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड पे ही, उस पर ज़्यादा उस पर वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जब मेरा लोड हम सिंक्रोनस मोटर पे कम बेसी करेंगे तो उस हिसाब से मेरा क्या होगा, वो उसका स्पीड में थोड़ा सा वेरिएशन होगा, फिर उस स्टेट में आएगा, फिर वेरी होगा, फिर उस स्टेट में आएगा, क्योंकि मेरा एट इंस्टेंट में क्या हो जाएगा, जिस समय घूमते रहेगा, अगर लोड हटाएंगे थोड़ा सा टॉर्क बढ़ जाएगा, टॉर्क बढ़ जाएगा, मतलब उस पर जितना लग रहा है पावर वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण थोड़ा सा स्पीड हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में मेरा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरा लोड वेरी के काम में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा लोड वेरीज, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को लेके। अगले क्वेश्चन में 5 HP 50 हर्ट्ज 3 फेज 440 वोल्ट इंडक्शन मोटर आर अवेलेबल फॉर द फ्लोइंग RPM, विच मोटर विल बी कॉस्टलीस्ट। अब हम डिपेंड करता है कि कौन सा मोटर ज़्यादा कॉस्टली होगा, ठीक है। तब अब देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा मोटर होगा तो उसका स्ट्रक्चर बड़ा होगा, जो कि ज़्यादा कम, मतलब क्या कहते हैं, उसको बड़ा होगा तो उसको बनाने में हम इजी तरह से बना सकते हैं, और क्या नंबर ऑफ पोल भी उसमें कम लगेगा, बड़ा मोटर होगा, क्योंकि ज़्यादा स्पीड पे घूम रहा है तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, NS = 120 F/P। वो मेरा क्या हो जाएगा, स्पीड अगर ज़्यादा है तो मेरा पोल कम है, पोल लगाने में जो कॉस्ट आता है वो कम पड़ जाएगा बनाने में, ठीक है। और हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद जैसे जैसे हम पोल को बढ़ाते जाएंगे, स्पीड मेरा घटते जाएगा, तो पोल बनाने में ज़्यादा थोड़ा कॉस्ट आ जाएगा, और जिसके बाद क्या होगा, मोटर का साइज भी मेरा क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है। साइज भी कॉम्पैक्ट होगा, जिसके कारण से मेरा ये सबसे कम स्पीड वाला मोटर ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, 730 RPM का, ठीक है। इन स्कॉट कनेक्शन द टीजर ट्रांसफार्मर हैज टैपिंग ऑन। स्कॉट कनेक्शन में टीजर ट्रांसफार्मर कितना पे टैपिंग किया जाता है, 86% ऑफ द प्राइमरी, 58% ऑफ द प्राइमरी, 58% ऑफ द सेकेंडरी, 50% ऑफ सेकेंडरी। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं ग्राफ के थ्रू, ठीक है। ग्राफ के थ्रू देखते हैं कैसा कनेक्शन होता है उसमें, ठीक है। तो हम 3 फेज लेते हैं, ये टीजर स्कॉट कनेक्शन टीजर ट्रांसफर क्या करता है, 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करता है, या तो 2 फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करता है, ये वाइस वर्सा कर सकते हैं, काम करता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, ये हुआ, ये इसका कनेक्शन ये यहाँ से ABC इनपुट हुआ, ठीक है, ABC इनपुट हुआ, ये जो है ना, ये जितना नंबर ऑफ टर्न है, ये 3/2 नंबर, इसका जो ABC का ये टर्न है उसका 3/2 के साथ ही कनेक्ट होता है, ये होता है मेरा टीजर। अरे यार, ये हुआ, ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा क्या हुआ, इसके साथ ये मेरा क्या हुआ, टीजर ट्रांसफार्मर हो गया, ये टीजर ट्रांसफार्मर हो गया, ये नंबर ऑफ टर्न है, इसका 3/2 नंबर ऑफ टर्न इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, इसके साथ इंडक्शन में रहता है, ठीक है। तो जिसके कारण से क्या होगा, वो 3/2 कितना हुआ, 3/2 का परसेंटेज निकालिएगा तो कितना होगा, 0.866।
0.866%, ये टीजर ट्रांसफार्मर हो गया। यहाँ पे जो होता है मेन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। इस कंडीशन में 0.866 प्राइमरी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ठीक है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। चलते हैं आगे क्वेश्चन के लिए। प्लेन एंड बट बेल्ट में बी यूज्ड ऑन मटेरियल अप टू थिकनेस ऑफ 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm। जो मेरा वट बिल्डिंग जो होता है उसका मटेरियल का थिकनेस कितना होता है, हम इसका थिकनेस कंसिडर करते हैं इतना 75 mm के आसपास तक कंसिडर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं वट बिल्ड क्या होता है। वट बिल्ड जो होता है मेरा कि दो मटेरियल को हमको वेल्ड करना है, ठीक है। दो मटेरियल को हम साथ में लाते हैं, इसको हम कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड से, ठीक है। इलेक्ट्रोड जो लेते हैं वो इलेक्ट्रोड इसके साथ कनेक्ट है, 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड, अब इसके साथ ये कहाँ से करंट आएगा एगो ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर भी लगेगा, कौन सा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि करंट हमको ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे तो ये मेरा आ गया यहाँ पे। और क्या होता है इसमें, एक तो इलेक्ट्रोड होता है, एक तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड मूवेबल होता है जो कि प्रेशर देता है, ठीक है। प्रेशर देने के बाद जो मेरा, अगर हम किसी को बॉन्ड कर रहे हैं तो ये इसके साथ जहाँ पे भी जुड़ता है ना थोड़ा सा उठा हुआ लगता है, ठीक है, थोड़ा सा उठा हुआ लगता है इसके साथ। और उसके बाद इसका कंडीशन क्या है, ये जो मैक्सिमम काम करता है, मतलब क्या, वोल्टेज जो इसमें लगता है, वोल्टेज इसमें 2 to 8 वोल्ट के आसपास वोल्टेज लगता है, ठीक है। और इसके बाद जो करंट होता है इसका 50 एम्पियर के आसपास ये करंट लेता है। और ये जो काम करता है नॉन फेरस मटेरियल के लिए ऐड करने के लिए काम करता है, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के लिए, और इसका डिटेल के लिए और हम बिल्डिंग क्लास में बताएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग एटॉमिक हाइड्रोजन बिल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ मिल्ड स्टील, कार्बन स्टील, टंगस्टन, ग्रेफाइट। एटॉमिक हाइड्रोजन बिल्डिंग जो होता है उसमें हम यूज करते हैं क्या, उसमें हम टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड होता है 2 इलेक्ट्रोड होता है, 2 इलेक्ट्रोड होता है। और उसको क्या करते हैं, वर्क पीस, 2 वर्क पीस के साथ अगर हमको जोड़ना है, 2 इलेक्ट्रोड साथ में कनेक्ट करके, 2 इलेक्ट्रोड अगर हम साथ में लाते हैं, साथ में 2 इलेक्ट्रोड आते हैं, 2 इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड है। और 2 इलेक्ट्रोड जो होगा इस कंडीशन में, और मेरा क्या होता है हाइड्रोजन बिल्डिंग, जो हाइड्रोजन नाम है, हाइड्रोजन हम लाते हैं, हाइड्रोजन एज ए सराउंडिंग के रूप में काम करता है। जब ये हीट होता है, हीट होने के बाद यहाँ पे जो जोड़ना रहता है मेटल, वहाँ पे हमको हीट करना रहता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन सराउंडिंग में रहता है तो वहाँ पे हम हीट करते हैं, तो उस जगह जाके हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है, H+ आयन में, H+ आयन में ही रहता है। टूटने के बाद वो वहाँ पे मेरा ठंडा होने के बाद उस जगह वो एक दूसरे को वेल्ड कर लेता है, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम हीटिंग कितना दे सकता है, ये 3400 डिग्री सी से 4000 डिग्री सी तक दे सकता है, ठीक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, और चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अब देखते हैं, अब ये मेरा क्या हुआ। अब ये है, ए कंडेंसर इज प्रोवाइडेड इन ट्यूबलाइट सर्किट टू। कंडेंसर का काम क्या है ट्यूबलाइट सर्किट में, फैसिलिटेट स्टार्टिंग, इम्प्रूव पावर फैक्टर, रिड्यूस नॉइज, अवॉइड रेडियो इंटरफेरेंस। ये जो कंडेंसर का काम है मेरा ट्यूबलाइट में, वो मेरा क्या है, स्टार्टिंग करने के ही काम में आता है, ठीक है। होने के, ट्यूबलाइट स्टार्ट होने के बाद उसका काम खत्म हो जाता है। जैसे जनरली देखते हो कि आप कंडेंसर की जगह बहुत सा ट्यूबलाइट में आप देखते होंगे कि सिर्फ वहाँ पे 2 वायर रहता है जिसको सटा के स्टार्ट कर लिया जाता है, फिर हटा लिया जाता है। लेकिन कंडेंसर का भी यही काम है, वहाँ पे वो जब स्टार्टिंग होते रहता है उस समय उसका काम है, उसके बाद फिर उसका काम नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंडक्टर आर मोस्ट सुटेबल फॉर शॉर्ट लाइन सप्लाई रूरल एरियाज एंड ऑपरेटिंग एट वोल्टेज ऑफ अबाउट 11 kV। पहला ऑप्शन है हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर, ACSR कंडक्टर, ग्लेवनाइज स्टील कंडक्टर, फॉस्फर ब्रोंज कंडक्टर। इसमें जो कंडक्टर का यूज किया जाता है 11 वोल्ट के आसपास, वो ACSR कंडक्टर यूज किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड एज कॉल्ड रिजर्व, ठीक है। कॉल्ड रिजर्व क्या होता है, मतलब पावर प्लांट में ये होता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं।
रिजर्व कैपेसिटी अवेलेबल बट नॉट रेडी फॉर यूज़, ठीक है, रिजर्व कैपेसिटी अवेलेबल एंड रेडी फॉर यूज़, जनरेटिंग कैपेसिटी कनेक्टेड टू बस एंड रेडी टू टेक लोड, कैपेसिटी इन सर्विस इन एक्सेस ऑफ पीक लोड। इसका जो सही आंसर होगा कॉल्ड रिजर्व। कॉल्ड रिजर्व मतलब क्या है, मेरे पास रिजर्व कैपेसिटी है, ठीक है, अवेलेबल है, लेकिन वो अभी यूज में नहीं है, कॉल्ड रिजर्व हो गया। और मेरा हॉट रिजर्व क्या हुआ, हॉट रिजर्व देख लेते हैं। हॉट रिजर्व, रिजर्व कैपेसिटी अवेलेबल है लेकिन रेडी टू यूज है, रेडी टू मतलब तैयार है यूज करने लायक, अभी यूज में नहीं है लेकिन हम उसको तुरंत यूज में लगा सकते हैं। तो ये मेरा क्या हुआ, हॉट रिजर्व हुआ, ठीक है, हॉट रिजर्व। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। डाइलेक्ट्रिक लॉसेज इन इलेक्ट्रिक सिस्टम आर 1 किलोवाट इफ द सिस्टम वोल्टेज डबल देन द डाइलेक्ट्रिक लॉसेज बिकम, कितना होगा। डाइलेक्ट्रिक लॉसेज जो मेरा डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक लॉसेज जो डिपेंड करता है V² पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ये इस पे डिपेंड करता है तो V² होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली आर तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये डिपेंड किस पे करेगा, V पे डिपेंड करेगा, तो ठीक है, तो V² हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² हो गया। तो मेरा क्या हुआ, P का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है 1 है, तो मेरा वोल्टेज भी क्या है 1 है, 1 लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, तो हमको क्या निकालना है, P निकालना है। तो वोल्टेज जो मेरा हुआ क्या हुआ है, वोल्टेज मेरा डबल्ड कर दिया, तो डबल करने के बाद इसका 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर हो गया तो 4 हो गया। तो P इक्वल टू कितना हो गया 4 किलोवाट के आसपास, ठीक है, 4 किलोवाट हो जाए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के लिए। द फॉल्ट इज मोर सेवियर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिवर्स रिकवरी वोल्ट RRV, ठीक है, वोल्टेज इफ़ इट्स किसके लिए काम करेगा, शॉर्ट लाइन फॉल्ट के लिए मैक्स ज़्यादा खतरनाक होगा, मीडियम लाइन फॉल्ट के लिए, लॉन्ग लाइन फॉल्ट के लिए, नन ऑफ दीज के लिए। अब देख लेते हैं कि रिकवरी वोल्टेज क्या होता है। रिकवरी वोल्टेज मेरा होता है, रिकवरी वोल्टेज हम क्या होता है, E इक्वल टू 1 - cos ωt, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट अगर करेंगे इसको तो मेरा क्या आ जाएगा, रिवर्स रिकवरी वोल्टेज आ जाएगा, RRR भी मेरा मिल जाएगा, ठीक है। RRR भी अगर मिलता है मेरा तो हम इसको क्या करेंगे, ई ओमेगा, अब कॉस का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएट तो 0 हो जाएगा, लेकिन माइनस के साथ कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो साइन ωt हो जाएगा। तो ओमेगा को क्या कंसिडर करते हैं, ओमेगा 1/√L/LC हो जाएगा, ठीक है। तो ई बटे √LC और साइन ωt हो जाएगा, साइन ωt हो गया। तब हम क्या करेंगे, अब इस कंडीशन में मेरा शॉर्ट ट्रांसमिशन, शॉर्ट लाइन लेते हैं। शॉर्ट लाइन में क्या हो जाएगा, मेरा L का वैल्यू कम होता है, इंडक्टेंस भी कम होता है, कैपेसिटेंस तो हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, तो ठीक है। तो उस कंडीशन में मेरा क्या हुआ, रिवर्स रिकवरी वोल्टेज सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब मीडियम में क्या होगा, उससे ज़्यादा, अगर ये मेरा ज़्यादा हो रहा है तो ये कम हो जाएगा। इस कंडीशन में मेरा सीवियर ज़्यादा क्या होगा, एज ए RRR के रिस्पेक्ट में, तो मेरा शॉर्ट लाइन फॉल्ट मेरा ज़्यादा क्या हो जाएगा, सीवियर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। द बैलेंसर मशीन कनेक्टेड टू द हैवली लोडेड साइड वर्क्स एज ए, हैवली लोडेड जब साइड वर्क्स के कंडीशन होगा उसको कैसे बैलेंसर करते हैं, तो वो मेरा काम करेगा जनरेटर। अब जब मेरा ये लाइटली लोडेड रहेगा, लाइटली लोडेड, तो उस समय मेरा क्या काम करेगा, मोटर काम करेगा, ठीक है, मोटर काम करेगा, ठीक है, इसके लिए मोटर। चलिए ठीक है, आज तो 20 क्वेश्चन का सीरीज ख़त्म हुआ, ठीक है, और फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे इसी तरह के क्वेश्चन लेके। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, ठीक है, थैंक यू, ठीक।